आज हम बात करेंगे सेक्सुअल ऑफेंडर्स मीन्स इनके मुजरिम की, इनकी क्या नेचर होती है, इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और थेरीज इनको किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस में बिहेवियर की एक वाइड रेंज मौजूद है, चाहे वो एडल्ट के अगेंस्ट हों या बच्चों के अगेंस्ट हों। रिसर्च एविडेंस हमें ये बताता है कि इन सेक्सुअल ऑफेंडर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और आया कि इन सेक्सुअल ऑफेंडर्स को हम एडिक्टिव क्राइम भी कह सकते हैं या नहीं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत सारी नेमलेस थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि लोग कमिट क्यों करते हैं ये सेक्स ऑफेंस, और उनसे ज़्यादातर थ्योरीज का फोकस उन सेक्सुअल ऑफेंडिंग की तरफ है जो कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट होती हैं। इन थ्योरीज को समझना इसलिए भी ज़रूरी है और ये इसलिए भी यूज़फुल होती हैं क्योंकि इनकी बेस पर हम समझते हैं कि लोग इंडिविजुअल कमिट क्यों करते हैं ऑफेंस, और उन फैक्टर्स को समझने के बाद हम अपना एक बेहतर ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं और उस ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। पास्ट रिसर्चेस और रिलेटेड थ्योरीज को पढ़ना और उनको कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होती हैं कोई भी ट्रीटमेंट अप्रोच को डेवलप करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi dear guys, welcome back to my channel Eastern Psychologist, and Assalamu alaikum to everyone who is watching the video right now. सेक्स ऑफेंडर्स या सेक्स ऑफेंडिंग क्या है? ये लफ्ज़ सुनते ही लोगों के ज़हन में जो सबसे पहला लफ्ज़ आता है सेक्स ऑफेंस को लेके वो है फोर्स पेनिट्रेटिव सेक्स, जबकि बहुत सारे एक्ट्स और बिहेवियर्स ऐसे हैं जिनको हम सेक्स ऑफेंस में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिसेंट असॉल्ट, इट मीन्स टचिंग एन इंडिविजुअल ऑन एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी इन अ सेक्सुअल मैनर। इंसेस्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग और ग्रैंड चाइल्ड, ये भी सेक्स ऑफेंडर बिहेवियर में आता है। देन रेप, form of sexual penetration carried out against a person without their will, is the rape. Then unlawful sexual intercourse. It includes with a person under 16 years of age. Then indecent exposure. It includes intentionally showing one's sexual organs in public place. तो ये बहुत सारे बिहेवियर और एक्ट्स हैं जिनको हम सेक्स ऑफेंडिंग में इंक्लूड करते हैं, उसमें क्लासिफाई करते हैं। जस्ट फोर्स पेनिट्रेटिव सेक्स इज नॉट अ सेक्स ऑफेंडिंग, ये सारे बिहेवियर और एक्ट्स भी इसी में इंक्लूड होते हैं। बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस को रिपोर्ट नहीं किया जाता, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम रिकॉर्डेड सेक्सुअल ऑफेंसेस में एक के राइज देखने में आया और ज़्यादातर रिपोर्टेड केसेस में रेप के केस इंक्लूड थे। द क्राइम एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट ने 1994 में फर्स्ट टाइम मेल रेप को क्लासिफाई किया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चेंजिंग्स आई कि विक्टिम को किस तरह से डील किया जाए, और सेक्स ऑफेंडिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसकी अवेयरनेस दी गई लोगों को थ्रू मीडिया। In 2012, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन केस स्टैमर ने रिपोर्ट किया कि 90% सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते। तो इसे बहुत ज़्यादा क्लियर वर्क किया गया कि विक्टिम को इंकरेज करें तो सामने आए और अपने केस को रिपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन क्या है सेक्सुअल ऑफेंडर्स की, टाइप्स क्या हैं, सब टाइप्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स की, either they are on the base of their behavior, motivation, environmental factors or etc. So let's see. Sexual Offence Act 2003 came into effect on 1st May 2004 और इसमें 72 कैटेगरीज को कवर किया गया which are under the offenses, और वो headings क्या हैं इस पैराग्राफ में given है, you can read that. The person who will do sexual offense under these headings, then it means he conduct a crime. You can find the full information on these 72 types of offenses from this link. क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, हम सेक्सुअल ऑफेंडर्स को यूजुअली डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में ऑन द टाइप ऑफ देयर सेक्सुअल डेविएंट बिहेवियर जो वो शो करते हैं। इसके अलावा विक्टिम और ऑफेंडर का क्या रिलेशनशिप है और विक्टिम की एज क्या है। अगर आपके पास कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक केस रिपोर्ट रिलेटेड आपको केस दे दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप या कैटेगरी में आता है और इसकी क्या स्पेसिफाइड टर्म्स हैं। तो be conscious about the terms.
The first type is voyeur, someone who obtains sexual gratification by observing unsuspecting people, usually strangers, who are naked, in the process of undressing or engaging in sexual activities. Means just by observing they gain the sexual gratification. Second type is exhibitionist, someone who obtains sexual gratification by exposing his or her genitals to strangers. Third one is rapist, person who sexually assaults victims over 16 years of age. Then pedophilia, person whose primary sexual orientation is towards children. Number 5, child molester, someone who has actually sexually molested a child. Number 6, intrafamilial child molester. Intra means within family. Someone who sexually abuses his or her own biological children or children from whom he or she assumes a parental role. For example, such as stepfather or live-in boyfriend. Also known as incest offenders. इंट्राफैमिलियल चाइल्ड मोलेस्टर को हम incest offenders भी कहते हैं. Number 7, incest offender, someone who sexually abuses his or her own biological children or children for whom he or she assumes a parental role, such as stepfather or live-in boyfriend or girlfriend. It's also known as intrafamilial child molesters. तो incest offenders का नाम आए या intrafamilial child molesters का both are the same. Number 8, extrafamilial child molester, someone who sexually abuses children not related to him or her. ऐसे बच्चे जो फैमिली से रिलेट नहीं करते, जो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, that is extrafamilial child molester. Rapist typology. Typology means classification according to the general type. ऊपर हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी वो सब जनरल टाइप्स थी. उनमें से अगर किसी टाइप की सब कैटेगरी भी आ जाती है, सब टाइप्स आ जाती हैं, तो उसको हम टाइपोलॉजी कहते हैं. तो सबसे पहले आते हैं रेपिस्ट टाइपोलॉजी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तमाम रेपिस्ट किसी एक ही होमोजीनियस ग्रुप में एक ही तरह के ग्रुप का पार्ट नहीं होते और ना ही तमाम सेक्सुअल असॉल्ट किसी एक सेम रीज़न की वजह से इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. तो रीज़न कैन कुड बी डिफरेंट. तो डिफरेंट रेपिस्ट टाइपोलॉजीज प्रपोज की गई 1990 में बेस्ड ऑन द मोटिवेशनल डिफरेंसेस. मोटिवेशनल डिफरेंसेस की बेस पर इसकी 5 प्राइमरी सब टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाई नाइट एंड ट्वेंटी ने 1990 में. फर्स्ट वन इज द ऑपर्चुनिस्टिक टाइप. इसमें इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं जो ज़्यादातर इम्पल्सिव होते हैं. हालात वाक़ियात इस तरह के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. इसमें कोई सेक्सुअल फैंटेसीज नहीं होती और ना ही कोई तशद्दुद किया जाता है. इस तरह के ऑफेंडर ज़्यादातर बहुत सारे दूसरे क्रिमिनल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रेपिस्ट एक रेपिस्ट है जो किसी भी घर में इस इंटेंशन से जाता है कि वो वहाँ पे चोरी करके आएगा, लेकिन वहाँ पर वो एक फीमेल पर काबिज हो जाता है. देन वी कॉल दैट ऑपर्चुनिस्टिक टाइप. सेकेंड इज द परवेसिवली एंग्री टाइप. इन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है टुवर्ड द मेल और फीमेल. ये ऑफेंडर्स बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं और गैर ज़रूरी ताकत इस्तेमाल करते हैं और विक्टिम को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा देते हैं, उसे हार्म कर देते हैं, उसे ज़ख्मी कर देते हैं, लेकिन इनमें सेक्सुअल फैंटेसीज नहीं होती. थर्ड, सेक्सुअल टाइप. ये टाइप दूसरी टाइप से डिफरेंट है क्योंकि इसमें ऑफेंडर पहले से मोटिवेटेड होता है, सेक्सुअली प्री ऑक्युपाइड होता है या फिर सेक्सुअल फैंटेसीज इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं. सो दीज ऑफेंडर्स कंडक्ट द क्राइम बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल प्री ऑक्युपेशन और द सेक्सुअल फैंटेसीज. फोर्थ इज सैडिस्टिक टाइप. ये सेक्सुअल टाइप से थोड़ा डिफरेंट है और इसमें ड्यूरिंग ऑफेंस सैडिस्टिक एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. मीन्स किसी को हर्ट करके, ह्यूमिलिएट करके पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलना या पर्सन की पेन को नॉर्मल से ज़्यादा फील करना. सो दैट इज़ द सैडिस्टिक एलिमेंट. फिफ्थ, लेबल विंडिक्टिव. अगर हम इसको परवेसिवली एंग्री टाइप के साथ कंट्रास्ट करें तो इस तरह के रेपिस्ट का ज़्यादातर गुस्सा सिर्फ और सिर्फ खवातीन को लेकर होता है और ये ऑफेंडर्स इम्पल्सिव नहीं होते और ना ही पहले से प्री ऑक्युपाइड सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं.
इन लोगों का ज़्यादातर गोल होता है अपने विक्टिम को डीमीन करना और डिग्रेड करना। अपॉर्चुनिस्टिक, सेक्सुअल एंड विंडिक्टिव सब टाइप्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया उनके सोशल कॉम्पिटेंस लेवल की बेस पर, और सैडिस्टिक टाइप को भी फर्दर सब डिवाइड किया गया इनटू ओवर्ट एंड म्यूटेड सैडिस्ट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेटुइटस वायलेंस। ग्रेटुइटस मीन्स बेमायनी तशद्दुद, excessive violence that went beyond the level that would be necessary to accomplish the homicide and or cause the victim unnecessary pain and suffering। अगर ग्रेटुइटस वायलेंस का प्रेजेंस है या एब्सेंस है उसकी बेस पर भी इनको डिवाइड कर दिया गया इनटू ओवर्ट एंड म्यूटेड सैडिस्ट्स। Another typology of rapist was governed by the Hazelwood in 1987 and it was based on the motivations। Hazelwood एक offender profiler थे in the US और ये suggest करते हैं rapist की further 4 categories हैं उनके motivation level की base पर। Number 1 is power assurance rapist। The most common type of rape is रेप कंसर्न्स इनसिक्योरिटीज अबाउट मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी का ताना नहीं देना, अदरवाइज दे विल गो फॉर रेप। नंबर 3, जस्ट शॉर्ट टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द ऑफेंड अगेन। नंबर 4, नो ग्रेट फोर्स, वेपन्स अनयूजुअल बट थ्रेट्स टिपिकल। हथियार बहुत कम होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये धमकाते हैं और फोर्स बहुत कम ही लगाते हैं। ज़्यादातर इनका रेप प्लान्ड होता है। If victim is passive, then fantasy is played out। अगर victim एक्टिव नहीं है तो वो अपने घनाउने ख्वाबों को बहुत अच्छे से प्ले आउट कर सकते हैं। नंबर 2, पावर assertive rapist, sexually confident, rape and expression of power over women। Victim may be sought in social locations, initially friendly, may quickly change। बहुत फ्रेंडली होते हैं लेकिन अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक्सट्रीम वायलेंस, सोशली स्किल्ड, ऑफेंसेस इनफ्रीक्वेंट, मतलब पहले हमने बात की कि वो शॉर्ट टाइम पीरियड में रीऑफेंड कर देते हैं बट जिनके ऑफेंसेस इनफ्रीक्वेंट होते हैं, कभी ड्यूरेशन ज़्यादा और कभी कम, दैट्स व्हाई ऑफेंसेस आर इनफ्रीक्वेंट। नंबर 8, दिस पैटर्न इज कॉमन इन डेट रेप। नंबर 3, एंगर रिटेलिएटरी रेपिस्ट। रिटेलिएटरी मीन्स डिज़ायर फॉर रिवेंज, बदले की शदीद ख्वाहिश होना। दैट इज एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ एंगर टुवर्ड्स वुमेन। Rape may involve degrading activities, short and intense attacks, typically a similarity between victim and women। जैसे कि हमने ऊपर देखा, विक्टिम्स हों या फिर किसी औरत के खिलाफ शदीद किस्म का कोई गुस्सा हो, इनमें बिल्कुल एक जैसे सिमिलैरिटी होती है, एक जैसा इनके साथ बिहेव किया जाता है। दे होल्ड्स ग्रज अगेंस्ट, अब पास में इनकी जो भी इंसल्ट की गई या इनको नुकसान पहुंचाया गया, ये इसको अच्छे से काबू करके रखते हैं और उसकी वजह से इनका गुस्सा जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। दैट्स व्हाई दे commit the short and intense attacks and regular attacks as a result of build up of anger। क्योंकि गुस्सा उनके अंदर बिल्डअप होता जाता है तो इस वजह से वो रेगुलर अटैक्स करते रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते अपने गुस्से को और अपने अंदर बदले की शदीद ख्वाहिश को। नंबर 4, एंगर एक्साइटमेंट रेपिस्ट। द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेपिस्ट, rapist gains pleasure, sexual excitement from distress of victim। Infliction of pain is common and violence, torture may cause death। Careful planning often involving a rape kit, ropes, blindfolds, and he may photograph or record the attack। Victims are usually strangers। Regular attacks carried out when planning complete। Now we will talk about the child molester typologies। With respect to child molesters, the most widely used typology is Groth 1982 typology of the fixation and regressed child molesters। Child molester typology ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो 1982 में ग्रॉथ ने दी थी और उसमें हमें 2 तरह की टाइपोलॉजीज़ को स्टडी करना है, दैट इज़ फिक्सेशन एंड रिग्रेस्ड चाइल्ड मोलेस्टर्स। फिक्सेटेड चाइल्ड मोलेस्टर्स के क्या फीचर्स और क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1,
Their primary sexual orientation is towards children and they have little or no sexual contact with adults. Number 2. Their sexual interest in children begins in adolescence and is persistent. Adolescence में start होता है और ये continue रहता है. Number 3. Male children are their primary targets. Number 4. Precipitating stress is not evident. किसी stress की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ evidence नहीं है. Number 5. Their offenses are planned. Number 6. They are emotionally immature, have poor social skills and are usually single. Number 7. They usually have no history of alcohol or drug abuse. Number 8. They often feel no remorse or distress over their behavior. उनको अपने behavior पर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी या कोई stress नहीं feel होता. Number 2. Regressed child molesters. अब इनकी क्या characteristics और features होते हैं? Let's see. Their primary sexual orientation is toward adults. Their sexual interest in children begins in adulthood and is episodic. पहले हमने देखा फिक्सेटेड में प्राइमरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बच्चे ही होते हैं, जबकि रिग्रेस्ड में एडल्ट्स होते हैं और वो रिग्रेस हो जाते हैं टुवर्ड द चिल्ड्रन. ये एडल्टहुड में स्टार्ट होता है और एपिसोडिक होता है, मतलब रेगुलर नहीं होता है, एपिसोड में होता है, कभी होता है कभी नहीं होता सेक्सुअल इंटरेस्ट बच्चों को देख के, सो दैट्स व्हाई इट्स एपिसोडिक. नंबर 3. फीमेल चिल्ड्रन आर देयर प्राइमरी टारगेट्स. फिक्सेटेड में मेल चिल्ड्रंस हैं और यहाँ पर हमारे पास फीमेल चिल्ड्रन हैं प्राइमरी टारगेट्स. नंबर 4. प्रेसिपिटेटिंग स्ट्रेस एंड फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आर यूजुअली प्रेजेंट. यहाँ पर स्ट्रेस और इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स प्रेजेंट हैं, जबकि फिक्सेटेड में प्रेजेंट नहीं थी. देयर ऑफेंसेस आर मोर इम्पल्सिव. नंबर 6. दे आर ऑफन मैरिड एंड आर हैविंग मैरिटल प्रॉब्लम्स, जबकि फिक्सेटेड में ये सिंगल होते हैं. नंबर 7. मैनी ऑफ देयर ऑफेंसेस आर रिलेटेड टू अल्कोहल यूज. फिक्सेटेड अल्कोहल यूज नहीं करते, जबकि रिग्रेस्ड में हमें अल्कोहल यूज की हिस्ट्री मिलेगी. नंबर 8. दे आर मोर लाइकली टू रिपोर्ट फीलिंग्स रिमर्स फॉर देयर बिहेवियर. और उनको अपने बिहेवियर पर कुछ हद तक पछतावा भी होता है, इस तरह की फीलिंग्स भी रिपोर्ट होती हैं. According to Finkelhor's theory of child molesting, he proposes that 4 preconditions must be met for the sexual abuse to occur, and these conditions must be known for parents so that they can teach to their children to be secure. कोई भी सेक्सुअल एब्यूज़ जब कंडक्ट होने जाता है तो उससे पहले कुछ प्री कंडीशंस होती हैं चाइल्ड मोलेस्टिंग की, और वो कौन सी प्री कंडीशंस हैं इनका जानना सबसे पहले पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, ताकि वो अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को वो सिखा सकें ताकि वो एक सिक्योर साइट पर रह सकें. सो वो कौन सी प्री कंडीशंस हैं? लेट्स सी. नंबर 1. ऑफेंडर मस्ट बी मोटिवेटेड टू सेक्सुअली अब्यूज. मोटिवेशन के 3 फैक्टर्स हो सकते हैं. सबसे पहला, ऑफेंडर को डिज़ायर होती है कि वो एक बच्चा उसके पास हो जिससे वो अपनी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. नंबर 2. सेक्सुअली अट्रैक्टिव होते हैं टुवर्ड द चाइल्ड. नंबर 3. इमोशनल एंड सेक्सुअल नीड्स की ब्लॉकेज होती है, दैट्स व्हाई दे मूव टुवर्ड द चाइल्ड. नंबर 2. इनकी नेक्स्ट प्री कंडीशन रिलेट करती है इनके इंटरनल इनहिबिशंस पर. इनके अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, उसकी वजह अल्कोहल का यूज़ भी हो सकता है, उनकी इम्पल्सिविटी भी हो सकती है, जिससे इनके अपनी एबिलिटी खुद को रोक के रखने की वो काफ़ी वीक हो जाती है, एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर लीड्स टू एब्यूज़. नंबर 3. ऑफेंडर ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि एक्सटर्नल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो उनको इनहिबिट कर दे ताकि वो आराम से अब्यूज़ अकर कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफेंडर की ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं जहाँ पे वो बच्चे के साथ तन्हाई में जा सके. नंबर 4. ऑफेंडर की ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो बच्चे के रेजिस्टेंस को ओवरकम कर ले. अब इसमें या तो वो बच्चे को रिवॉर्ड देंगे या फिर उसको इनकरेज करेंगे कि वो उनके साथ कोऑपरेट करे, और नंबर 3 क्या होगा कि वो उनको थ्रेट करेंगे कि उसको डराएंगे धमकाएंगे ताकि बच्चा खौफज़दा हो जाए.
सो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें पेरेंट्स को अपने बच्चों को लाजमी सिखानी चाहिए कि अगर कोई भी बंदा उसको घूर रहा है तो वो उसके पास ना जाए, वो अपने पेरेंट्स को या जो भी उनके साथ है केयर टेकर उनको लाजमी बताएं कि वो फलां बंदा मुझे बहुत देर से घूर रहा है और मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं उससे। ठीक है। नंबर 2 में अगर कोई बंदा आपके पास कुछ अजीब सी चीज़ पी के आया और आपको उसके मुंह से गंदी सी स्मेल आ रही है, देन स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। ओके, अगर कोई बंदा अचानक से गुस्से में आ गया है तो आपने उसे कुछ नहीं कहना है, आपको उससे दूर आ जाना है, आपको हमारे पास आ जाना है। देन अगर आपको कोई भी अकेले अपने साथ कहीं पे ले जाना चाहता है, आपको कैंडी ऑफर करता है, आपको डराता धमकाता है या फिर आपको किसी भी तरह से इनकरेज करता है कि आप उसके साथ अकेले आएँ, तो आपने उसकी बात नहीं मानी। दीज आर द बैड पीपल, दे विल हार्म यू, दे कैन इंजर्ड यू लाइक दैट। इस तरह की बातें, ये प्री कंडीशंस ऐसी हैं जो आपने बच्चे को बतानी होती हैं, सिखानी होती हैं, ताकि वो इस तरह के स्ट्रेंजर्स से दूर रहें। और उनको अपने एतमाद में भी लेना होता है कि अगर उनके साथ इस तरह का कुछ वाक़या हुआ है, डरा धमका के उनको खौफज़दा कर दिया गया है, तो वो इतने कॉन्फिडेंट हों कि वो अगर आपको बता भी देंगे तो वो सिक्योर रहेंगे, धमकाने वाला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Now the question is sex offending an addictive crime? According to the researches, the answer is ज़्यादातर young sex offenders दोबारा से sex offense commit नहीं करते, लेकिन उनमें से बहुत कम मिनॉरिटी ऐसी है जो जिसमें ये रिस्क मौजूद है कि वो दोबारा से सेक्स ऑफेंस कमिट करेंगे और बन जाएंगे एडल्ट सेक्स ऑफेंडर्स। अगर वो ऑफेंडर लेस सीरियस है और उसको थोड़ी सज़ा मिल जाती है और उसके बाद बहुत कम होगा कि वो दोबारा से रीऑफेंड करें इफ़ दे आर लेस सीरियस ऑफेंडर्स। 80% सेक्स ऑफेंडर्स ऐसे हैं जो दोबारा से सेक्स ऑफेंस कमिट नहीं करते अगर वो अपनी सज़ा कंप्लीट करके आते हैं। सज़ा कंप्लीट करके आने के बाद 6 साल के अंदर अंदर तो 80% ऐसी मेजॉरिटी है जो दोबारा से क्राइम कंडक्ट नहीं करेगी विद इन 6 ईयर्स। इस सब से हमें ये पता लगता है कि ज़्यादातर सेक्स ऑफेंडर्स रीऑफेंड नहीं करते, सो सेक्स ऑफेंडिंग इज़ नॉट एडिक्टिव। अभी हमने जितनी भी टाइप्स और सब टाइप्स पढ़ी वो इसलिए ताकि हमारे पास अगर इस तरह का कोई भी पर्सन आता है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये ऑफेंडर किस टाइप या सब टाइप में आता है, इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। तो जस्ट एक टर्म लिख देने से ही पता लग जाता है कि इस टर्म के अंदर कौन से वाला ऑफेंडर आता है। अब थेरीज़ को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि हम इन थेरीज़ को समझ के अपने ट्रीटमेंट प्लान को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर सके हैं। उन थेरीज़ के अंदर आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताए जाते हैं कि क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं, सो आप उस रीज़न को आइडेंटिफाई करके अपना ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। सो दैट्स वाई थेरीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेक्सुअल एग्रेशन को जो थेरीज़ एक्सप्लेन करती हैं उनमें आ जाती है बायोलॉजिकल, साइकोडायनामिक एंड लर्निंग थेरीज़। इन थेरीज़ के थ्रू हम देखेंगे ऑफेंडिंग बिहेवियर्स क्यों होते हैं और इसको किस तरीके से ये थेरीज़ एक्सप्लेन कर रही हैं। सो लेट्स सी। Number 1 is biological theory. Biological theory suggests that deviant sexual preferences arise from biological abnormalities. कि ये जितनी भी preferences हैं ये biological abnormalities की वजह से होती हैं। सो हम इसको बायोलॉजिकली ट्रीट करेंगे, बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ को हम साइकोलॉजिकली तो ट्रीट नहीं कर सकते। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थियरी। Psychodynamic theory, it was given by the Freud. He suggests that during the developmental stages कुछ इस तरह के experience होते हैं जो unresolved होते हैं और वो sex offending की तरफ हम move हो जाते हैं। इन unresolved issues में एक आ जाता है oedipal conflict, जहाँ पर boys as an adult वुमेन्स के खिलाफ बातें करते हैं जैसे उन्हें औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं या उन्हें उनसे शदीद नफरत है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें फेयर होता है कॉन्स्ट्रक्शन का। साइकोडायनामिक थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि डेविएंट सेक्सुअल बिहेवियर्स रिजल्ट होते हैं हमारे करैक्टर डिसऑर्डर का, जो कि बचपन से ही डेवलप हो जाते हैं हमारे अंदर, और इस तरह के बिहेवियर्स हमारे अंदर रच बस जाते हैं, इंट्रेंस्ड हो जाते हैं और हम इनको चेंज नहीं कर सकते। हम उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग बिहेव करने के पाबंद होते हैं। ये थ्योरी हमें सजेस्ट करती है कि
मोटिवेशंस आर नॉट सेक्सुअल, उनकी जो मोटिवेशंस होती हैं वो सेक्सुअल नहीं होती, लेकिन ये एक्सप्रेस करते हैं कि उनको कोई सेक्सुअल नीड नहीं है और अपने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को एक्सप्रेस करते रहते हैं। बेसिकली इनकी मोटिवेशंस सेक्सुअल नहीं होती, लेकिन ये उसको एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं अपनी नॉन सेक्सुअल नीड्स को। अकॉर्डिंग टू लर्निंग एंड बिहेवियरल थेरीज, हमारे सेक्स ऑफेंडिंग रिलेटेड बिहेवियर्स लर्न हो जाते हैं थ्रू कंडीशन, जहाँ पर हमारे बिहेवियर्स एक्वायर्ड हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं, बिल्कुल सेम उसी मैकेनिज्म की तरह जो कि कन्वेंशनल सेक्सुअलिटी का होता है। लॉज एंड मार्शल ने 1990s में रिसर्च की और उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑफेंडर्स का ये बिहेवियर क्यों प्रोग्रेस कर जाता है, रीइंफोर्समेंट की वजह से। रीइंफोर्समेंट नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी, दोनों एक साथ मिलके उनके बिहेवियर को प्रोग्रेस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ पे कहीं कमी पेशी है, आप उसको देखते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है या कोई बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन सामने आ जाती है, तो आप मूव हो जाते हैं डेविएंट अट्रैक्शन की तरफ। वहाँ पे क्यों मूव हो जाते हैं? क्योंकि आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पे कैसे मिलती है? क्योंकि वहाँ पे कुछ अनप्लेजेंट थिंग्स जो हैं वो आपके बिहेवियर से दूर हो जाती हैं, वो आपके बिहेवियर में ऐड नहीं होती। समथिंग अनप्लेजेंट इज टेकन अवे। वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, आपको उसे देख के कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं आ रही हैं, सो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से आप अट्रैक्ट हुए, अब इस सिचुएशन के बाद आपको वहाँ पे बहुत ही कम स्ट्रेस मिल रही है और उसके कोई बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको एक्सपीरियंस नहीं करने पड़े। सो यहाँ पर अब क्या हो गया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी कि आपको उसके कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं हुए और कोई उसकी सज़ा भी नहीं मिली, आपके लिए सिचुएशन भी स्ट्रेसफुल नहीं रही, तो आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड हो जाते हैं। सो ओवरऑल आपका बिहेवियर रीइंफोर्स्ड हो जाता है थ्रू नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और इसके बाद आप अपने उस बिहेवियर को मेंटेन कर लेते हैं और समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म जो कि डेविएंट है, उसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह कन्वेंशनल सेक्सुअलिटी का होता है। सेक्सुअल एग्रेशन की थेरीज के बाद आती हैं पेडोफिलियाज की थेरीज। की theories that have been developed in an attempt to explain pedophilia typically suggest that it results from a combination of factors rather than a single explanatory factor। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के, इसमें हम किसी भी एक सिंगल एक्सप्लेनेटरी फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। सो व्हाट आर द की theories? So let's see. The preconditions model of abuse. First key theory, it was proposed by Araji and Finkelhor 1985 and suggests the 4 preconditions for sexual abuse। यहाँ पर 4 एरियाज हैं जहाँ पर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं कोई लैक या डेफिसिट को सफ़र करता है जो लीड कर जाता है पेडोफिलिया की तरफ। लेट्स सी। These 4 areas are: number 1, emotional congruence; number 2, being sexually aroused by children; number 3, blockage; number 4, disinhibition। Emotional congruence के according lack of self-esteem is psychosocially immature and may exercise a need to dominate others। Number 2 के according may have occurred through socialization by child pornography, hormone abnormalities may exist। Number 3 blockage, social blockage may exist, making adult contact difficulties such as difficulties relating to women or poor social skills। Disinhibition के according no inhibitions around the lack of normality of adult-child sexual relations। Disinhibition may, for example, relate to the effects of alcohol or exposure to incest-tolerant subcultures। थर्ड इज द कॉग्निटिव एंड साइकोथेराप्यूटिक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करेंगे कि ये बिहेवियर्स किस तरह के होते हैं, ना कि एक्सप्लेन करेंगे कि पेडोफिलिया डेवलप किस तरह से होते हैं। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे इनकी जनरल एक्सेप्टेंस की बात कीजिए तो ये ज़्यादातर डिनाइल या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को यूज़ करते हैं जो कि पेडोफिलिया के कॉमन फीचर्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को ही हम जनरली अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज में फोकस करते हैं और इन्हीं एलिमेंट्स को हम अप्रोप्रिएटली ट्रीट
करने की कोशिश करते हैं कि हम उनके डिनाइल को एक्सेप्टेंस में चेंज करें और उनके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में इरैशनल थॉट्स को रैशनल में चेंज कर दें। कॉग्निटिव मॉडल 4 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। नंबर 1 इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, नंबर 2 ग्रूमिंग, नंबर 3 डिनाइल एंड नंबर 4 प्लानिंग थ्रू फैंटेसी। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में आता है, एबल एंड बेकर ने कॉग्निटिव स्केल अप्लाई किया था अपॉन द बिलीव्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी विद चिल्ड्रन, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें पता लगा कि जब कोई पर्सन है, एक एडल्ट सेक्स करता है 13 ईयर ओल्ड या उससे छोटे बच्चे के साथ, तो वो उसकी रीज़न देता है कि इससे किसी तरह की बच्चे को कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में आ जाती हैं कि हमने जो किया है इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को, बच्चा इसके साथ बिल्कुल ठीक है, फिट है। नेक्स्ट इज द ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में ये डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें ऑफेंडर्स के मेथड्स कुछ इस तरह के होते हैं कि ये बच्चे का ट्रस्ट गेन करते हैं और उसके साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में भी रहते हैं। नंबर 3 इज डिनाइल। वो जो भी रिजल्ट्स हुए उनके एक्शंस के, वो उसको डिनाई कर देते हैं कि इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, वो अपनी जो भी अब्यूज़ हुआ है वो हुआ ही नहीं है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देते हैं और इस अब्यूज़ के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देते हैं कि इसकी वजह से किसी का तरह का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई अब्यूज़ नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि ऐसा मैंने नहीं किया, वो बच्चा खुद इस तरह चाहता था तो मैंने जस्ट उसकी विश पूरी की है। सो दैट इज डिनाई। Then planning through fantasy means planning a likely or longed for series of events in attempting to engage in sexual activity with a child. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है थ्रू फैंटेसी, मीन्स घनाउने ख्वाब जो कहते हैं ना, तो वहाँ उसके थ्रू ये पूरी प्लानिंग कर देते हैं कि ये किस तरह अपनी लॉन्ग सीरीज इन इवेंट्स की चलाएंगे और उसको किस तरह से प्लान करेंगे और किस तरह से ये इस बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज रह सकते हैं। सो ये मॉडल डिस्क्राइब करता है इन चारों चीज़ों को, और इस मॉडल के थ्रू जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो हम उनके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ग्रूमिंग, डिनाइल, प्लानिंग थ्रू फैंटेसी, इन चारों चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम इस पे वर्किंग कर सकें और उनका अच्छा सा ट्रीटमेंट प्लान बना सकें। द नेक्स्ट इज सेक्सुअलाइजेशन मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमें कुछ अर्ली सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से पीडोफिलिया डेवलप होता है। अब अगर अर्ली सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं तो ये वाला बिहेवियर लीड कर जाता है एडोलसेंस में, और फिर यही बिहेवियर लीड कर जाता है एडल्ट्स में। कौन सा बिहेवियर? सेक्स ऑफेंडिंग बिहेवियर। उसके बाद ये जो बिहेवियर्स हैं, अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं, इनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं एक्सपीरियंसेस की बेस पर जो कि उनके डेवलपमेंटल स्टेज में उनको फेस करने पड़े, इनकी बेस पर हम अपनी ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं और ऑफेंडिंग बिहेवियर्स को मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो दोबारा से रीऑफेंड ना करें। देन द पाथवेज मॉडल। पाथवे क्या होता है इन सेक्सुअल ऑफेंडर्स का? This model was developed by Ward and Saget in 2002. Pathways or causal factors may have a number of origins, but triggers must also exist for these factors to result in sex offending behaviors. अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारे ओरिजिन्स हो सकते हैं लेकिन वहाँ पर एक ट्रिगर का होना मस्ट है जो कि हमें ट्रिगर कर जाता है हमारे बिहेवियर को, एंड एज अ रिजल्ट you can see the sex offending behavior. नंबर 1 इज इंटीमेसी सोशल स्किल्स डेफिसिट। सोशल स्किल्स कहाँ से आती हैं? आपके अडल्ट से आती हैं, पेरेंट्स से आती हैं। अगर आपका पेरेंट्स पर ट्रस्ट नहीं है और आप उनके दरमियान इनसिक्योर फील करते हैं तो दैट इज पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ चाइल्डहुड एब्यूज एंड और निग्लेक्ट। बच्चा या तो निग्लेक्ट होता है या चाइल्डहुड एब्यूज का वहाँ पे वो निशाना बन जाता है, तो इंटीमेसी एंड सोशल स्किल डेफिसिट्स उसकी पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाते हैं। नंबर 2 इज डिस्टॉर्टेड सेक्सुअल स्क्रिप्ट्स। अब नॉर्मली हर बंदे को एक अप्रोप्रिएट स्टेज में जाके उसको बताया जाता है कि सेक्सुअल बिहेवियर्स क्या होते हैं, इसके क्यूज क्या होते हैं, इसके पैटर्न्स क्या होते हैं, एटसेट्रा। अब ये सारे एक्सपीरियंसेस या स्क्रिप्ट्स बहुत अर्ली एज में बच्चा
इनको लर्न कर लेते हैं, उनके ये स्क्रिप्ट जो हैं वो शेप अप हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये स्क्रिप्ट्स कब डिस्टॉर्ट होते हैं, जब बच्चा अभी इस काबिल नहीं है कि वो उसकी कोग्निटिव प्रोसेसिंग इन एक्सपीरियंसेस को समझ सके, उससे पहले ही उनके साथ कोई सेक्सुअल एब्यूसिव बिहेवियर हो जाता है, तो वहाँ पर अब उनकी स्क्रिप्ट जो है वो ख़राब हो जाती है। वो उसको किसी और तरीके से स्क्रिप्ट को याद कर लेते हैं और उनकी थिंकिंग में ये इंक्लूड हो जाता है कि सेक्स बिटवीन एडल्ट एंड चिल्ड्रन इज़ ओके, क्योंकि अभी तो वो उस एज में थे ही नहीं कि वो समझ सकते कि ये किस एज में अप्रोप्रिएट है, इसका क्या पैटर्न होता है, क्या बिहेवियर होता है, उससे पहले ही उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया। तो अब यहाँ पर उनकी स्क्रिप्ट जो है वो ख़राब हो जाती है और वो समझने लग जाते हैं कि एडल्ट और बच्चे के दरमियान सेक्स जो है वो बिल्कुल ओके है, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नंबर थर्ड, इमोशनल डिसरेगुलेशन। नॉर्मली हम सिचुएशंस में उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इमोशन को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं अपनी एंग्जाइटी को, फेयर को, हैप्पीनेस को या सैडनेस को। लेकिन पीडोफिलियाज में क्या होता है कि हो सकता है उनका सेक्सुअल स्क्रिप्ट नॉर्मली डेवलप हुआ हो, लेकिन उनके इमोशनल रेगुलेशंस इम्पेयर्ड होती हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर गुस्सा है अपने पार्टनर पर किसी भी वजह से, तो नॉर्मली तो यही होना चाहिए कि उस पार्टनर का गुस्सा उसी पे निकाला जाए, उससे बात की जाए किसी भी तरह से। लेकिन पेडोफिलियाज यहाँ पर अपने पार्टनर से बात नहीं करते, वो अपना गुस्सा निकाल देते हैं बच्चों पे ताकि अपने पार्टनर को सजा दे सकें। सो इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल जिसमें वो अपने इमोशंस को किसी और तरीके से शो करेंगे ताकि उस अप्रोप्रिएट बंदे को सजा दे सकें। सो दीज आर द इमोशनल डिसरेगुलेशंस। नंबर फोर्थ इज कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस। यहाँ पर क्या होता है, हमारे स्कीमास, हमारे बिलीव्स दुनिया को लेकर, अपनी सोसाइटी को लेकर एग्जिस्ट करते हैं हमारे अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑफेंडर्स का ये यकीन होता है कि उन्हें अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी करने का पूरा हक है और वो बच्चों को एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन बच्चे ही वो वाहिद चीज़ हैं जो अनथ्रेटनिंग है और उनको ये यकीन होता है कि इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी से बच्चों को ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा अगर वो किसी एडल्ट के साथ इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो। सो दीज आर देयर बिलीव्स एंड वी कॉल दैट कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस। इन थेरीज की बेस पर बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं जिसमें हम ऑफेंडर्स को ट्रीट करते हैं ताकि वो अपने डेविएंट थॉट्स को एलिमिनेट कर सकें और अपने डेविएंट इंटरेस्ट को एलिमिनेट कर सकें। इसके साथ साथ वो इंक्रीज करें अपने अप्रोप्रिएट सेक्सुअल थॉट्स और इंटरेस्ट की फ्रीक्वेंसी को। Now here are some questions in front of you. You can test your knowledge by listening the lecture. Number 1 question, you can rate that by yourself, I think. Then number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 and number 7. Now I am giving you the example that how you have to attempt the question if you have the question like that. Critically evaluate psychological theories that have been developed to explain pedophilia or child molesters. इस तरह से कोई भी साइकोलॉजिकल थेरीज आपसे पूछी जा सकती है, पीडोफीलिया है, चाइल्ड मोलेस्टर्स हैं या फिर सेक्सुअल एग्रेशन से रिलेटेड थेरीज हैं, उनको अगर आपने इवेलुएट करना है तो किस तरह से करेंगे। Important points to include. To answer this question, you should demonstrate that you have an understanding of what the key theories are, provide an overview of how they seek to explain sex offending, and provide a detailed critical analysis of each. Number 2, depending on the word limit to your essay, you may wish to focus on only 2 or 3 key theories. सारी की theories को नहीं लिखना, just 2 and 3 key theories को focus करें और उसमें जितने भी points हैं आप उनको write down करें और make sure करें कि आपने सारे points को from start to end अच्छे से describe कर दिया है और आपने उनको focus में रखा है. You may wish to describe and critique each theory in turn, considering the development and evidence base for each theory. Discuss the understanding research to demonstrate that you understand the origins of each theory, but also may potential criticism of this. You may wish to critically consider how a particular theory may or may not have been applied to treatment approaches.
तो जितनी भी थेरीज हैं आप उसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि हम इसको अपनी ट्रीटमेंट अप्रोच में अगर अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. सो आई होप द ऑल इज क्लियर. And gives thumbs up if you understand the topic. But if you have any question, then write that down in the comments below. I will definitely try to give answer of that question. And must subscribe the channel. लाइक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे वीडियो उन तक भी पहुंच जाएगी जिनको इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है. सो मिलते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन बाय.